लीनियर हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स यूज हो रही हैं उनके साथ किसी दूसरी टर्म का प्रोडक्ट नहीं है, और जो फंक्शन है वो वेरिएबल का फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। और हम इसको होमोजीनियस इसलिए कहते हैं, हमारे पास ऐसी कोई टर्म इसके साथ कोई कांस्टेंट फंक्शन जो है वो एडेड नहीं है इन वेरिएबल एन। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ अ लीनियर होमोजीनियस। और डिग्री के हमने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टोटल के प्रीवियस टर्म्स हैं जिसकी बेस पर हमारे पास nth टर्म गिवन है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ डिग्री के। और हमारे पास कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल वन में हमारे पास पी एन गिवन है 1.11 टाइम्स पी एन माइनस वन। तो यहाँ पे हमारे पास पी एन माइनस वन की जो पावर है वो वन है, तो इट इज़ लीनियर। और इसके साथ कोई कांस्टेंट कोई फंक्शन जो है वो ऐड नहीं हो रहा, तो ये होमोजीनियस भी है। और हमारे पास पी एन जो है वो डिस्क्राइब्ड है एक प्रीवियस टर्म की हेल्प से, तो इसलिए इसकी जो डिग्री है वो भी हमारे पास वन होगी। इसी तरह फिबोनाची के केस में हमारे पास एफ एन गिवन है एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। यहाँ पर जो प्रीवियस टर्म्स हैं वो उसका प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए इट इज़ लीनियर। और कोई कांस्टेंट फंक्शन ऐड नहीं है, तो ये होमोजीनियस भी है। और इसमें हमारे पास जो दो टर्म्स हैं प्रीवियस वो यूज़ की हुई हैं, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो टू होगी। इस तरह हमारे पास एग्जाम्पल टू में ए एन जो है वो गिवन है ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू स्क्वेयर। तो स्क्वेयर की वजह से हमारे पास ये टर्म जो है वो लीनियर नहीं है, इट इज़ होमोजीनियस क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म एडेड नहीं है। और इसकी जो डिग्री है वो टू होगी क्योंकि हमारे पास दो प्रीवियस टर्म्स गिवन है ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू। इसी तरह हमारे पास एक और एक्सप्रेशन गिवन है एच एन इक्वल्स टू टू एच एन माइनस वन प्लस वन। तो इस केस में आप देखें कि प्लस वन जो ये कांस्टेंट एडिड है जो कि इसको नॉन होमोजीनियस बना देता है। और एक और एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास बी एन एन माइनस एन टाइम्स बी एन माइनस वन। तो यहाँ पे हमारे पास n जो है वो फंक्शन है n का, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक अदर टर्म बी एन माइनस वन से। तो इसलिए हमारे पास ये नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन है। ये हमारे पास टॉपिक है 6 हमारे पास टॉपिक है 8.2 और पेज 514। तो ये हमने स्टार्ट किया था, यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर और नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशंस की। नेक्स्ट हमारे पास था कि हमने इन लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व कैसे करना है। तो हमने इसका जो छोटा सा एक मैकेनिज्म देखा था, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जनरली हम इसका एक सॉल्यूशन जो है वो खुद से सपोज करेंगे कि लेट्स से ए एन इक्वल्स टू आर एन, वो हमारे पास सॉल्यूशन है एक रिकरेंस रिलेशन ए एन की फॉर्म का। तो अगर ये इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि आर एन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जब हम ए एन की जगह आर एन रिप्लेस करेंगे, ए एन माइनस वन की जगह आर इस पावर एन माइनस वन रिप्लेस करेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ आर होगी इससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास बचेगा आर इस पावर के, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सी के बचेगा। और फिर हम क्या करेंगे, इन तमाम जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, इस सारी राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इस फॉर्म का, जिसमें जो मैक्सिमम पावर होगी आर की वो के होगी। तो अगर हमारे पास ये रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन है आर एन, इसका मतलब है कि ये इस वाली रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा इफ एंड ओनली इफ हमारे पास ये सेटिस्फाई करेगा इस आर के माइनस सी वन आर के माइनस वन अप टू दिस टर्म को। तो हम इस तरह की जो इक्वेशन हम डिजाइन करेंगे उसे हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे उसे हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक रूट्स। तो रूट्स की बेस पर हम एक जनरल सोल्यूशन बना लेंगे जो कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिराइव होगा। तो स्टार्टिंग में हम क्या यूज़ करेंगे कि सिर्फ स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो डिग्री टू की है और उसके जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं या
रिपीटेड रूट्स हैं, तो उस केस में हमारे पास सोल्यूशन जो है वो किस टाइप का होगा। तो हमारे पास लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस है वो 2 डिग्री इक्वेशन है। जैसे हमने एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस की थी, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस वन टू ए एन माइनस टू। तो ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है, कोई कांस्टेंट टर्म एडिड नहीं है। इसका मतलब है ये हमारे पास होमोजीनियस है, और किसी भी टर्म्स के साथ हमारे पास n का मल्टीपल या n फंक्शन इन वेरिएबल n का मल्टीपल नहीं है। तो ये हमारे पास लीनियर भी है, और इसके साथ हमारे पास दो प्रीवियस टर्म यूज की हुई हैं, ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू। तो हमारे पास इसकी जो डिग्री है वो 2 होगी। तो हमारे पास दो प्रीवियस टर्म यूज की गई हैं, 2 डिग्रीज हैं। इसका मतलब ये हमारे पास दो इनिशियल गैस होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ए जीरो इक्वल्स टू एक इनिशियल गैस गिवन है, और ए वन इक्वल 7 एक दूसरा इनिशियल गैस गिवन है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ, हम सपोज करेंगे जैसे थ्योरम में हमने यूज किया था कि ए एन इक्वल्स टू आर स्क्वेयर, इसका एक सोल्यूशन है जो हमने ट्रायल सोल्यूशन चूज किया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू आर प्लस टू। जब हम इसको राइट हैंड साइड को दोनों साइड दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस आर माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, आर इक्वल्स टू टू, आर इक्वल्स टू माइनस वन। आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए। जब दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस हमारे पास होगी ए एन, तो सीक्वेंस हमारे पास इस फॉर्म की होगी अल्फा टाइम्स आर रेज़ टू पावर, ओके वी कैन से अल्फा टाइम्स 2 रेज़ टू पावर n प्लस बीटा टाइम्स माइनस वन टू पावर n। क्योंकि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो हमारे पास जो सीक्वेंस होगी वो इन सीक्वेंस की nth पावर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। जुल्करन आपने सवाल किया, आप अगर उसमें से माइनस वन कर रहे हो तो ये होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं होगी। हम तो बात यहाँ पे होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। तो आपके पास कांस्टेंट, इट डजंट मैटर कि आपके पास कांस्टेंट क्या है, चाहे यहाँ पे टू हो चाहे यहाँ पे जो भी हो। हमारे पास वो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, इसका मतलब ये है उसके जो भी रूट्स आएंगे। यहाँ हम यहाँ पे पहले सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं डिस्टिंक्ट रूट्स में, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स में, कम्प्लेक्स रूट्स की हम बात नहीं करते। तो यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, अगर उसके दो रूट्स, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाते हैं, इसका मतलब है उसका जो सोल्यूशन है वो इसकी nth पावर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हमने यहाँ पे बना लिया ए एन जो है सीक्वेंस, वो हमारे पास इन दोनों सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। तो इसकी कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए यूज करेंगे इनिशियल गैस ए जीरो इक्वल्स टू टू और ए वन इक्वल्स टू सेवन। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे n की वैल्यू जीरो। जब हमारे पास आ जाएगा n इक्वल्स टू जीरो, तो हमारे पास ए जीरो इक्वल्स टू अल्फा टू रेस्ट पावर जीरो प्लस बीटा रेस्ट पावर माइनस वन रेस्ट पावर जीरो। तो ए जीरो की वैल्यू हमारे पास टू है, ये हमारे पास आ जाएगा टू इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह नेक्स्ट हम ए वन फाइंड करेंगे एन की जगह वन सब्स्टिट्यूट करके। तो हमारे पास आ जाएगा ए वन इक्वल्स टू अल्फा टू रेस्ट पावर वन माइनस वन रेस्ट पावर एन वन जो है वो माइनस वन हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बीटा। तो दो इक्वेशंस आ गई, टू इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और दूसरी इक्वेशन आ गई ए वन इक्वल्स टू टू टाइम्स अल्फा माइनस बीटा। तो ये दोनों इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। तो जैसे हमारे पास एक इक्वेशन आई थी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टू,
दूसरी इक्वेशन आई थी 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 7, क्योंकि अल्फा 1 जो है वो हमारे पास जो A1 है वो 7 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है 3 जब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो जनरल सोल्यूशन हमने सपोज किया हुआ था an इक्वल्स टू अल्फा टाइम 2 रेज़ पावर n प्लस बीटा टाइम्स -1 रेज़ पावर n। अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा an इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 रेज़ पावर n और -1 रेज़ पावर n। तो ये हमारे पास an जो ये सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला आ गया, और हम यहाँ से सीक्वेंस जो है वो जनरेट कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास जो फिबोनाची सीक्वेंस है उसके लिए भी हम एक्सप्लिसिट फार्मूला बना सकते हैं। हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस के केस में अगेन दो टर्म्स गिवन है fn-1 और fn-2। इसका मतलब ये है हमारे पास ये डिग्री 2 की इक्वेशन होगी, डिग्री 2 है, इसका मतलब है जो जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा an इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू fn-1 की जगह r, और fn-2 की जगह हमारे पास आ जाएगा r रेज़ पावर 0, या हम इसको कह देंगे 1। तो जब हम इसको एक साइड पर मूव करेंगे तमाम वेरिएबल्स को, तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम दो रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। एक रूट है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2, दूसरा रूट है 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2। दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब है हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होगा उसकी फॉर्म होगी an इक्वल्स टू अल्फा, और जो फर्स्ट रूट है लेट्स से r1 रेज़ टू पावर n प्लस बीटा, और दूसरा रूट हमारे पास लेट्स से r स्क्वायर है तो उसकी पावर n। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है, ये r1 है और ये हमारे पास है r2। तो अगेन हमारे पास जो अल्फा और बीटा जो है, जो कांस्टेंट्स हैं अल्फा 1 यहाँ पर अल्फा 2, वो दोनों कांस्टेंट है, और इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हम यूज करेंगे इनिशियल केस। हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म है वो 0 होती है, सेकेंड टर्म 1 होती है। तो ये इनिशियल गैस हम यूज करके इसके कांस्टेंट फाइंड करेंगे। पहले अगर हम n की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, n की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास n जो है वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी n 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट सम ऑफ टू कांस्टेंट्स आ जाएंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। इसी तरह नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, n की जगह यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये पावर 1, और इसकी पावर हमारे पास r2 की पावर भी 1 आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा अल्फा 1 इक्वल्स टू माइनस अल्फा 2, और यहाँ पे हमारे पास जब हम अल्फा 2 की जगह जो है या अल्फा 1 की जगह अगर हम माइनस अल्फा 2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 प्लस 1/2 और प्लस स्क्वायर रूट 5/2। सॉरी, ये माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास बच जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5/2। तो अल्फा 2 हमारे पास आ जाएगा इट इज अल्फा 2 टाइम्स माइनस स्क्वायर रूट 5/2 इक्वल्स टू 1, और अल्फा 2 हमारे पास आ जाएगा -1/स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अल्फा 1 जो है वो इसका नेगेटिव है, तो हमारे पास अल्फा 1 आ जाएगा पॉजिटिव 1/स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारे पास दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज आ गई। इन कांस्टेंट की वैल्यूज की हम जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे।
जनरल सोल्यूशन हमारे पास आया था ए एन इक्वल्स टू अल्फा वन टाइम्स आर वन रेस्ट पावर एन और प्लस आर टू रेस्ट टू पावर। तो हमने यहाँ पे अल्फा वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अल्फा टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और आर वन हमारे पास था वन प्लस के रूट फाइव बाई टू, और आर टू हमारे पास था वन माइनस के रूट फाइव बाई टू। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है, इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है सीक्वेंस का, वो हमारे पास आ गई। nth टर्म आ गई है। यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कोई भी टर्म आपने फाइंड करनी है n की, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग उसका रूट फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास अगर रिपीटेड रूट है तो रिपीटेड रूट के केस में हमारे पास सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा। तो लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमारे पास जस्ट एक रूट एग्जिस्ट करता है। एक रूट मीन्स हमारे पास रूट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है इस रूट की जो मल्टीप्लिसिटी है वो हमारे पास होगी 2। तो इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, ए एन इक्वल्स टू जो हमारे पास रूट है, लेट्स से आर आर नॉट हमारे पास रूट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे आर नॉट रेज टू पावर एन, और ब्रैकेट में हम एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखेंगे इन वेरिएबल एन, क्योंकि nth टर्म है तो हम इसको लिख देते हैं लेट्स से अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एन। तो यहाँ पे आप कंपेयर करें इसको आपने प्रीवियस सॉल्यूशन से, एक्सप्रेशन से, जहां हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट थे। जब दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला था अल्फा टाइम्स आर वन रेस्ट पावर एन प्लस बीटा टाइम्स आर टू रेस्ट पावर एन। क्योंकि आर वन और आर टू दो डिस्टिंक्ट रूट्स थे तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो था nth टर्म का वो इस तरह का था। लेकिन जब हमारे पास रिपीटेड रूट होंगे तो हमारे पास एक ही रूट है, लेट से हम उस रूट को कह देते हैं आर नॉट, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एक लीनियर एक्सप्रेशन इन वेरिएबल एन। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डबल रूट्स हों। तो लेट्स से एग्जांपल 5, an is equals to 6 an minus 1 minus 9 an minus 2। क्योंकि हमारे
हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो। जी सर, आ रही है। ओके, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा, वो थोड़ा सा नेट का इशू था तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन, और जो सेकंड केस था वो था कि अगर हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ जाए तो सॉल्यूशन किस तरह का होगा। बुक में शेयर करूँ आपके साथ, आप देखिएगा, अगर आपको बुक नज़र ना आए या आवाज़ में कोई इशू तो बताइएगा। तो अब हम यहाँ बुक से देख लेते हैं, कोशिश मैं करूँगा कि आपको सारा आइडिया क्लियर हो। तो नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे वो रिपीटेड रूट्स केस में हम एग्जाम्पल करने लगे थे ट्राई। अगर हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है आर स्क्वायर माइनस C1R माइनस C2 इक्वल टू 0, और हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ जाते हैं, तो उसकी जो फार्मूलेशन है वो होगी इस तरह की। अगर आप इसमें से r रेज़ पावर n कॉमन ले लें तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो होगा an इक्वल्स टू लेट्स से α1 प्लस α2 टाइम्स, एक हम n यहाँ पे एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा क्योंकि हम जनरल टर्म में n रिप्लेस करते हैं। तो और साथ में हमारे पास आ जाएगा वो एक रूट जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। मल्टीप्लिसिटी मीन्स के वो जो रूट है हमारे पास, वो हाउ मेनी टाइम्स इज अपीयरिंग। अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती और एक ही रूट जब वो 3 दफा अपीयर हो रहा होता तो उसकी मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 3 होती। यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एन इक्वल्स टू एग्जाम्पल 5 में ए एन इक्वल्स टू 6 टाइम्स ए एन माइनस 1 माइनस 9 टाइम्स ए एन माइनस। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम सबसे पहले हम इसमें वही ट्रायल सोल्यूशन चूज करते हैं। ये डिग्री 2 है, दो प्रीवियस टर्म यूज की गई है, इसका मतलब है डिग्री 2 है, और हमारे पास ए एन की जगह हम रिप्लेस करेंगे आर स्क्वायर। तो ए एन माइनस 1 की जगह एक डिग्री कम हो जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगा आर, और n माइनस 2 की जगह डिग्री 2 हम कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट कांस्टेंट r इज पावर 0 इज 1। तो आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है, और इसका एक ही रूट एग्जिस्ट करता है r इक्वल टू 2। तो 3 जो है हमारे पास वो इसका रिपीटेड रूट्स है, दो रूट्स हैं, दोनों ही 3 हैं। तो इस केस में हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा इस फॉर्म का ए एन इक्वल्स टू α1 टाइम्स 3n प्लस n टाइम्स दूसरे रूट में हमारे पास 3n के साथ एक एक्स्ट्रा n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये एक पॉसिबल जो फॉर्मुलेशन ऑफ सीक्वेंस है वो आ गई है। इसमें हमारे पास कांस्टेंट जो है वो मिसिंग है। तो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम इनिशियल गैस यूज करेंगे। डिग्री 2 की इक्वेशन थी तो हमारे पास दो पॉसिबल इनिशियल गैस होने चाहिए। ए और 0 हमारे पास 1 है और A1 हमारे पास 6 है। 1 बाय 1 हम इस इक्वेशन में n की जगह 0 रिप्लेस करेंगे, तो n की जगह 0 रिप्लेस करेंगे। A0 हमारे पास आ जाएगा 3 और ये जो सेकंड टर्म है 0 की वजह से ये 0 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म में 3 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा A नॉट इक्वल्स टू α1 और A नॉट की वैल्यू 1 है। इट मीन्स हमारे पास α1 की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। फिर इस nth टर्म रिलेशन में हम n की जगह 1 रिप्लेस करेंगे और हमारे पास 3 3 हो जाएगा। n क्योंकि 1 है तो हमारे पास α2 के साथ भी जस्ट 3 ही एज ए मल्टीपल अपीयर होगा। तो यहाँ से हमारे पास A1 की वैल्यू हम 6 रिप्लेस कर देते हैं, α1 की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे, तो α2 का हमारे पास जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। दोनों कोफिशिएंट्स हमारे पास 1 1 है। इट मीन्स an जो है वो इक्वल होगा 3n प्लस n टाइम्स 3n। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई उस सीक्वेंस की जो कि गिवन रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन है। तो हमने दो चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। एक तो
अगर रिपीटेड रूट्स हों तो सोल्यूशन किस फॉर्म का होगा, और दूसरी चीज कि अगर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो फिर हमारे पास सोल्यूशन किस फॉर्म का होगा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास के डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो सोल्यूशन किस तरह का होगा। अगर के डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो के सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। जैसे R1 हमारे पास है फर्स्ट रूट, R2 हमारे पास है सेकंड रूट, और RK हमारे पास है nth रूट। जब हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स थे तो हमने सॉल्यूशन बनाया था an इक्वल्स टू अल्फा 1 फर्स्ट रूट R1 रेज़्ड टू पावर n प्लस हमारे पास सेकंड रूट जो है वो हमारे पास था R2, सो अल्फा 2 R2 रेज़्ड टू पावर n। तो अगर हमारे पास के डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इसी तरह हम नेक्स्ट टर्म्स भी ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल थर्ड रूट है तो थर्ड कांस्टेंट अल्फा 3 R रेज़्ड टू पावर 3 रेज़्ड टू पावर n एंड अप टू सो ऑन। तो डजंट मैटर हमारे पास कितनी डिग्री इक्वेशन है, अगर उसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो जनरल सॉल्यूशन की जो फार्मूलेशन होगी वो उन के या n डिस्टिंक्ट रूट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। और हमारे पास जितनी डिग्री इसमें यूज की गई हैं उतने ही इनिशियल गैस होंगे, तो हम इन कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है an इक्वल्स टू 6an माइनस 1 माइनस 11an माइनस 2 प्लस 6an माइनस 3। पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास लीनियर है, क्योंकि किसी भी टर्म की हमारे पास डिग्री या उसके साथ कोई और n वेरिएबल का फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं होता। और दूसरी चीज इसमें हमारे पास ये होमोजीनियस है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। और चूंकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वहां पर तीन टर्म्स यूज की गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी, और तीन ही हमारे पास इनिशियल गैस होंगे जिसको हम यूज करके उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास डिग्री 3 है, इसका मतलब है ए एन जो है, जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है उसकी जो फॉर्मुलेशन होगी वो होगी आर क्यूब से। तो ए एन की जगह हम आर क्यूब रिप्लेस कर देंगे, ए एन माइनस 1 की जगह आर स्क्वायर, ए एन माइनस 2 की जगह आर, और ए एन माइनस 3 की जगह आर एस टू पावर 0। तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल बन जाएगा वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल आर क्यूब माइनस 6r स्क्वायर प्लस 11r माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके हमने रूट्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप सिंथेटिक डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, और आप इसमें से कोई एक रूट फाइंड कर लें तो आप क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो -6 है, तो इस इक्वेशन के जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो -6 के डिवाइजर्स हो सकते हैं, +-1 +-2 +-3। तो आप फॉर एग्जांपल 1 ट्राई करें तो 1 क्यूब -6 प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें कि मैंने इसमें 1 यूज किया तो मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ गई और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 0 आ गई। इसका मतलब है कि r इक्वल्स टू 1 इसका एक सोल्यूशन है। तो एक सोल्यूशन आ गया, अब आप इसमें फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम यूज करके इसके बाकी सॉल्यूशंस भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप r इक्वल्स टू 1 इसका एक सोल्यूशन है, इट मींस r माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इसका एक फैक्टर है। तो आप इस इक्वेशन को r-1 से डिवाइड करें और जो सेकंड डिग्री इक्वेशन आएगी फिर आप उसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो हमारे पास इसके तीन डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे, r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 2 और r इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है जो सीक्वेंस की जनरल टर्म है वो हमारे पास इन तीन डिस्टिंक्ट रूट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अल्फा 1 1 रेज़्ड टू पावर n प्लस अल्फा 2 2 रेज़्ड टू पावर n प्लस अल्फा 3 3 रेज़्ड टू पावर n। और हमारे पास इन कांस्टेंट्स को हमने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ इनिशियल गैस। इनिशियल गैस हमारे पास क्या है, a0 2 के इक्वल है, a1 5 के इक्वल है और a2 हमारे पास 15 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास तीन डिफरेंट इक्वेशंस आ गई जिसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। यहाँ पर हम यूज करेंगे एफएससी वाला मेथड, एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे। पहले हम हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के कोएफिशिएंट्स, फॉर एग्जांपल 1 1 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 1
2 3, फिर थर्ड में हमारे पास 1 4 9, ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। साथ में हम आर्गुमेंटेड करेंगे इसका कांस्टेंट जो हमारे पास दूसरी साइड पे नंबर्स हैं 2 5 और 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, इसके एचलॉन फॉर्म बनाएंगे और एचलॉन फॉर्म बनाकर हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद होगा जैसे आप फर्स्ट ईयर में थर्ड चैप्टर में करते थे कि अगर इसका जो ए का मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और हमारे पास जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है अगर दोनों सेम आ जाएंगे तो एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो जब आप इसको एचलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 की। आप रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में भी कर सकते हैं और एचलॉन फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो एचलॉन फॉर्म में करेंगे तो लास्ट में हमारे पास अल्फा 3 की वैल्यू आ जाएगी, फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हुए आप अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके तीन रूट्स आ जाएंगे, अल्फा 1 इज 1, अल्फा 2 इज -1, अल्फा 3 इज 2। इन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा सीक्वेंस का जो कि सॉल्यूशन होगा गिवन रिकरेंस रिलेशन का। यहाँ तक अगर स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आई तो आप मुझे बताएं। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। जी एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जो अगर आर डिस्टिंक्ट रूट्स थे इसी तरह ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास मोर देन स्क्वायर मोर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन हो या डिग्री 2 से ज्यादा की इक्वेशन हो और उस केस में अगर हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ जाए तो ये एक जनरल फार्मूला होता है। मैं आपको बता देता हूँ जैसे हमने लास्ट पे एग्जांपल की थी कि अगर मेरे पास जो रिपीटेड रूट्स हैं वो 2 हैं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास r है और इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है m, मल्टीप्लिसिटी से मैं शो कर रहा हूँ m से। अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम एक लीनियर इक्वेशन डिजाइन कर देते हैं, लेट्स से अल्फा प्लस बीटा इन टर्म्स ऑफ n और जो हमारे पास r है वो यहाँ पर आ जाएगा रेस्ट पावर n। इसी तरह अगर मेरे पास r एक रूट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी मेरे पास 3 है, उस केस में मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उससे मल्टीप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस बीटा n प्लस गैमा n स्क्वायर और साथ में मेरे पास वो रूट लेट्स से r और रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पे भी जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें हमारे पास जनरली गिवन है एक्सप्रेशन अगर मल्टीप्लिसिटी हमारे पास m है, फॉर एग्जांपल जो r1 रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी m1 है तो हमने उसको मल्टीप्लाई करना है एक डिग्री कम के पॉलिनोमियल से। इसी तरह अगर लेट से आपके पास एक रूट है r जिसकी मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 4 है तो उस केस में हम r रेज़ टू पावर n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 4 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री 3 के पॉलिनोमियल से। तो लेट से आप इसमें अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स n प्लस अल्फा 3 टाइम्स n स्क्वायर प्लस अल्फा 4 टाइम्स n क्यूब। तो मल्टीप्लिसिटी 4 थी तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक क्यूब रूट एक क्यूबिक पॉलिनोमियल से। इसी तरह अगर मल्टीप्लिसिटी 3 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिसिटी अगर 10 है तो हम उसको 9 डिग्री के पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास जनरल रूल है किसी भी रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे एग्जांपल 7 में कुछ जस्ट आपके पास एक फॉर्मुलेशन बनाने के लिए कहा गया है। एक होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन के रूट्स गिवन है 2 2 2 और 5 5 और 9। तो आप यहाँ पे देखें जो 2 है उसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसका मतलब है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो 2 रेज़ टू पावर n यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2n प्लस अल्फा 3n स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। और 5 की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है, इसका मतलब है हम 5 रेज़ टू पावर n को मल्टीप्लाई कर देंगे एक
लीनियर पॉलिनोमियल्स है। लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास है अल्फा 20 प्लस अल्फा 21n, और 9 की मल्टीप्लिसिटी एक ही थी, तो हमने यहाँ पे 9 के साथ सिर्फ एक ही कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया जो कि अल्फा 30 है। इसी तरह एग्जाम्पल 8 गिवन है, उसमें हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है जिसमें प्रीवियस 3 टर्म्स यूज की गई हैं, और हमारे पास 3 इनिशियल गैस गिवन है। 3 प्रीवियस टर्म्स हैं, इसका मतलब है इसकी डिग्री 3 है, और जो जनरल सोल्यूशन है उसकी हमारे पास फॉर्मुलेशन होगी r⁻3। तो जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा r³ प्लस 3r² प्लस 3r प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो 1 है, तो इस क्यूबिक रूट का जो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो 1 या -1 हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप +1 पुट करते हैं, इसमें तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। आप -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 3 -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि r इज इक्वल्स टू -1 इस इक्वेशन का रूट है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं r+1 इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। तो आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को r+1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिग्री 2 के पॉलिनोमियल आ जाएगी, उसको फैक्टराइज करेंगे तो वो भी r+1 का स्क्वायर होगा। तो हमारे पास r+1 इक्वल्स टू क्यूब, और इसके हमारे पास एक ही रूट एग्जिस्ट करता है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, 3 टाइम्स वो रिपीट हो रहा है। तो मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसका मतलब है कि हम -1n को डिग्री 2 के पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अब इन टर्म्स में से -1n कॉमन ले लें तो हमारे पास वो बिल्कुल ऐसी एक्सप्रेशन है जैसे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2n प्लस अल्फा 3n² और मल्टीप्लाई इसको करेंगे -1n। तो ये हमारे पास इसका एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा सीक्वेंस का। और बाकी 3 कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे इनिशियल गैस। a0 इक्वल्स टू 1, a1 इक्वल्स टू -2, a2 इक्वल्स टू -1। तो अगेन हम n की जगह पहले 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a0 आ जाएगा अल्फा 10। तो एक हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1। फिर इस एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 3 कांस्टेंट्स में अल्फा 10, अल्फा 11, अल्फा 12। यहाँ पे आप अल्फा 1 की वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास 2 अल्फा 11 और अल्फा 12 की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर an वाली इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n की जगह 2। तो यहाँ पे हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसमें आप अल्फा 10 की वैल्यू अगेन 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास सिर्फ ये दोनों कांस्टेंट रह जाएंगे, अल्फा 11 और अल्फा 12। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो 2 वेरिएबल्स में हैं, इसको आप सिंपली साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाएंगी 1, 3 एंड -2। इन कांस्टेंट्स की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें an में तो हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा an इक्वल्स टू 1 प्लस 3n -2n² टाइम्स -1n। तो यहाँ तक हमने जो है वो डिस्कस कर लिया कि अगर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन हो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारे पास लीनियर है लेकिन नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर नॉन होमोजीनियस के केस में हमारे पास सॉल्यूशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक सॉल्यूशन कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हम यूज करते हैं नॉन होमोजीनियस, और जो दूसरा सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन, जो दूसरा सॉल्यूशन है वो हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से एक होमोजीनियस इक्वेशन बनाते हैं, और उस होमोजीनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो हम उसको कंबाइन कर लेते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे आपने देखा था कि लास्ट टाइम एक इक्वेशन गिवन थी रिकरेंस रिलेशन की, उसमें कोई कांस्टेंट फंक्शन वो एडेड नहीं था। तो जब इन एब्सेंस ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन हम कहते हैं कि ये जो रिकरेंस रिलेशन है वो होमोजीनियस है। अब हमारे पास क्या होगा कि एक कांस्टेंट फंक्शन ऐड होगा जो कि वेरिएबल n की, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो बेसिकली n है।
तो हम क्या करेंगे कि इसमें दो सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन में से हम इस कांस्टेंट पार्ट को निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास होमोजेनियस फॉर्मुलेशन आ जाएगी जिसको हम कहेंगे एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन। तो इस एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में किया गया, और फिर उस सॉल्यूशन को इस कांस्टेंट वाली टर्म्स को कंबाइन करके सॉल्यूशन से कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो लेट्स सी एक एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है an इक्वल्स टू an माइनस वन प्लस टू रेस्ट पावर n। यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है टू रेस्ट पावर n। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से अगर हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, सबसे पहले हम इसमें से जो कांस्टेंट पार्ट है उसको निगलेक्ट करेंगे। जब आप इस कांस्टेंट फंक्शन को निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग रिकंसिलिएशन रह जाएगा वो होमोजीनियस होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें n स्क्वायर प्लस n प्लस वन है। इस केस में ये हमारे पास एक कांस्टेंट वेरिएबल n वेरिएबल का फंक्शन है जिसकी वजह से ये पूरा रिलेशन जो है वो नॉन होमोजीनियस बन जाता है। और थर्ड केस में हमारे पास n टाइम्स 3n है, तो इस वजह से भी हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखिए हमारे पास है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल की वजह से ये जो रिलेशन है ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस रिकंसिलिएशन बन गया। तो इनसे रिलेटेड हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस कैसे बनेंगी कि हम इनमें से अगर कांस्टेंट पार्ट्स को इग्नोर कर दें, जैसे फर्स्ट केस में हमने 2n को इग्नोर किया तो हमारे पास जो रिकंसिलिएशन बनेगा, होमोजीनियस एसोसिएट रिकंसिलिएशन बनेगा, वो होगा an इक्वल्स टू an माइनस वन। सेकेंड केस में अगर हम एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन को इग्नोर करें तो जो एसोसिएटेड होमोजीनियस फंक्शन बनेगा वो होगा an इक्वल्स टू an माइनस वन प्लस an माइनस टू। थर्ड केस में हम n टाइम्स 3n वाले को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास डिग्री 1 का एक रिकंसिलिएशन आएगा an इक्वल्स टू 3 टाइम्स an माइनस वन। और जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन था उसमें हम फैक्टोरियल वाली टर्म को इग्नोर करेंगे n फैक्टोरियल को, तो जो रिमेनिंग रिकंसिलिएशन होगा वो डिग्री 3 का होमोजीनियस लीनियर रिकंसिलिएशन है। तो सॉल्यूशन के लिए हम देख लेते हैं। हमारे पास ये थ्योरम 5 की बना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे इट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। और फिर हम क्या करेंगे कि उससे एसोसिएटेड जो होमोजीनियस इक्वेशन है जिसमें हम जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको इग्नोर करके जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा एसोसिएटेड होमोजीनियस का उसको हम डिनोट करेंगे ए एन, और ऊपर सब सुपरस्क्रिप्ट पे हमने यूज कर दिया एच। तो एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको आइडिया जो क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल 10 है हमारे पास, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द रिकंसिलिएशन ए एन 3an माइनस वन प्लस टू एन। और हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन गिवन है ए वन इक्वल्स टू 3। सबसे पहले हम इसका दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन का। तो आप देखें कि हमारे पास जो एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन है वो होगी ए एन इक्वल्स टू 3n माइनस वन। अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रीवियस टर्म यूज की गई है इसका मतलब है कि ये डिग्री 1 की हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन होगी, और जो इसमें जनरल सॉल्यूशन है उसकी फॉर्मुलेशन होगी ए एन इक्वल्स टू आर इस्ट पावर एन वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा r इक्वल्स टू 3। तो एक ही सोल्यूशन आ गया r इक्वल्स टू 3। डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है, इसका मतलब है जो जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा हमारे पास ए एन इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स 3 रेज टू पावर n। और यहाँ पे हम यूज करेंगे इनिशियल कंडीशन ए वन इक्वल्स टू 3, तो n की जगह अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ए वन हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स अल्फा और 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा। ओके,
अभी हम इसमें जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू नहीं फाइंड करते, पहले हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन है वो गिवन है 2n। अब यहाँ पे हमारे पास हम दो तरह के कांस्टेंट फंक्शन के सॉल्यूशंस देखेंगे। एक वो कांस्टेंट फंक्शन जो कि हमारे पास पॉलिनोमियल हो n डिग्री का, और दूसरा वो जिसमें हमारे पास सम कांस्टेंट की पावर n हो। तो अगर तो कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास है n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हम उसको एक n डिग्री के पॉलिनोमियल से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2n जो है वो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास एक डिग्री 1 की फॉर्म में होगा। तो उसकी जो जनरलाइजेशन फॉर्म है वो हम यूज कर लेते हैं, लेट्स से Pn इक्वल्स टू Cn प्लस D। जैसे आपको याद होगा हमने होमोजेनियस के केस में कंसिडर किया था कि अगर एक डिस्टिंक्ट रूट है तो उसकी जो फॉर्मुलेशन होगी सॉल्यूशन की वो होगी अल्फा टाइम्स 3 रेज़्ड टू पावर n। इसी तरह अगर हमारे पास एक नॉन होमोजेनियस फंक्शन है जिसमें जो कांस्टेंट फंक्शन है वो डिग्री 1 का है, तो हमारे पास जो जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम यूज कर लेते हैं Pn से। जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास होगा एक लीनियर आप कह लें एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1। अगर ये 2n के जगह हमारे पास एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते एक सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल से। तो लेट्स से पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास है Cn प्लस D। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को उस ओरिजिनल रिकंसिलिएशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे हमारे पास है An इक्वल्स टू 3an-1 प्लस 2n, ये हमारे पास था ओरिजिनल रिकंसिलिएशन। और इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हमारे पास होगा डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, जिसको हमने एक्सपोज किया है। इट इज लेट्स से Cn प्लस D। तो an की जगह हम Pn सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा an की जगह Pn, तो Cn प्लस D इक्वल्स टू 3 टाइम्स, यहाँ पे हमारे पास a का सबस्क्रिप्ट n-1 है, तो Pn की जगह हमारे पास यहाँ पे n की जगह अगर n-1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा C टाइम्स n-1 प्लस D। तो हमारे पास आ जाएगा C टाइम्स n-1 प्लस D और प्लस 2n। तो an की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया Pn, और an-1 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया Pn-1। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इस फॉर्म का 2 प्लस 2c टाइम्स n प्लस 2d माइनस 3c इक्वल्स टू 0। आप इसको अरेंज कर लें, अरेंज करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा इस टाइप का। तो आप देखें कि हमारे पास सॉल्यूशन ही उसी वक्त केस में होगा जब हम दोनों साइड से हैं वो सेटिस्फाई हो। तो दोनों साइड के लिए जरूरी है हमारे पास जो n का कोफिशिएंट है ये भी 0 हो, 2 प्लस 2c ये भी 0 हो, और जो कांस्टेंट टर्म है ये भी हमारे पास 0 हो। हम क्या करते हैं, इसको 1 बाय 1 जो है वो 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 प्लस 2c शुड बी 0। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर हम कांस्टेंट टर्म को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी d इक्वल्स टू -3/2। क्योंकि c की वैल्यू -1 पुट कर दें तो d हमारे पास आ जाएगा -3/2। तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अज्यूम किया था Cn प्लस D। अब यहाँ पे आप c की वैल्यू पुट कर दें -1 तो ये आ जाएगा -n, और d की वैल्यू पुट कर दें -3/2 तो ये हमारे पास आ जाएगा -n -3/2। तो जो हमने पिछला होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड किया था वो था अल्फा टाइम्स 3 रेज़्ड टू पावर n, और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया वो हमारे पास है -n -3/2। इसका मतलब है जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास इन दोनों का सम, या आप कह सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो an हमारे पास आ जाएगा -n -3/2 प्लस अल्फा टाइम्स 3 रेज़्ड टू पावर n। ये हमारे पास है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हमने यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है अल्फा, तो अल्फा की हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ इनिशियल गेस।
इनिशियल केस हमारे पास क्या था कि A1 इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे n की जगह पुट कर देंगे 1, n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू -1 -3/2 प्लस 3 टाइम्स अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करें, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 11/6 आ जाएगी। तो जो जनरल टर्म है सीक्वेंस की वो आ जाएगी an इक्वल्स टू -n-3/2 प्लस 11/6 टाइम्स 3 n। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये सोल्यूशन आया, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन आया। जी, हमने क्या किया, कुरैशी का सवाल है, मोहम्मद कुरैशी का, कि हमने Cn+d फाइंड करने के बाद क्या किया। देखिए, जो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा an हमारे पास सम होगा एक पर्टिकुलर सोल्यूशन का जिसको हमने Pn कहा है, और जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन थी उसका जो जनरल सोल्यूशन आया था दोनों का सम। तो यहाँ पे देखें, हमने Cn, जब हमने C और D की जो वैल्यूज फाइंड कर ली, उन वैल्यूज को फाइंड करने के बाद हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन को कंबाइन कर लिया। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आया था, -n-3/2, ये हमारे पास था पर्टिकुलर सोल्यूशन। और जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या आया था, ये a अल्फा टाइम्स 3n। तो जनरल सोल्यूशन जो है वो इन दोनों का सम होगा। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देखें, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन जो होमोजीनियस का, दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो जो फाइनल सोल्यूशन है वो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन प्लस सोल्यूशन ऑफ एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। अब आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट है अल्फा। तो उस अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे दी गिवन इनिशियल कंडीशन जो कि क्वेश्चन में गिवन थी कि a1 हमारे पास है 3 के इक्वल, a1 इज इक्वल टू 3। तो n की जगह आप इस इक्वेशन में 1 सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3⁻1 आ जाएगा, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 इज इक्वल टू -1 -3/2 प्लस 3 अल्फा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अल्फा की, विच वुड बी 11/6। क्लियर है वो आपको? गुड। एक बार और एक एग्जांपल हम करते हैं ताकि हमें ये जो पूरा जो स्टेप्स हैं वो समझ आ जाए। जैसे एग्जांपल नंबर 11 में गिवन है हमारे पास, फाइंड द रिकंसिलिएशन सॉल्यूशन ऑफ रिकंसिलिएशन। आप देखें, प्रीवियस केस में हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन था वो एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 का था। तो हमने जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन सपोज किया वो हमने डिग्री 1 का एक जनरल पॉलिनोमियल कंसीडर किया, जैसे a+b(n). यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है वो है 7n। तो इस केस में हम जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो अज्यूम करेंगे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद 7n, यानी कि जो 7n है इस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में, तो इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो भी इसी तरह का, इसी फॉर्म का होगा, जस्ट इसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो आ गया हमारे पास अल्फा टाइम्स 7n। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसकी एसोसिएटेड हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे प्रीवियस मेथडोलॉजी से। तो यहाँ पे देखें, अगर हम 7n को इग्नोर करते हैं तो हमारे पास जो होमोजेनियस इक्वेशन आएंगी वो डिग्री 2 की है, लीनियर भी है और डिग्री 2 की भी है। तो डिग्री 2 की है, इसका मतलब है जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमारे पास, जो सॉल्यूशन है an, वो हमारे पास होगा r⁻2 की फॉर्म का। तो अब इसमें आप रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा r² इक्वल्स टू 5r -6। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करें और देखें कि हमारे पास क्या इसका सॉल्यूशन आता है। तो इस r के हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाते हैं, एक 3 और एक 2। तो जो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन की फॉर्मुलेशन होगी वो होगी कांस्टेंट टाइम्स 3n प्लस कांस्टेंट टाइम्स 2n। तो होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया अल्फा 1 टाइम्स 3n प्लस अल्फा 2 टाइम्स 2n।
अब हम इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन रिकरेंस रिलेशन है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट की पावर n है, तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो भी इसी तरह का होगा, जस्ट एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस an रिकरेंस रिलेशन में, जो हमारे पास क्वेश्चन में रिकरेंस रिलेशन गिवन था, इसमें हम an की जगह पुट कर देते हैं c टाइम्स 7 रेज़ टू पावर n, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अज्यूम हमने कर लिया पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये है, इसका मतलब है ये गिवन रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। an की जगह पुट कर दें 7 c टाइम्स 7 रेज़ टू पावर n, an माइनस की जगह आप क्या करेंगे c टाइम्स 7 रेज़ टू पावर n माइनस 1, और फिर an माइनस 2 की जगह हम रिप्लेस करेंगे c टाइम्स 7 रेज़ टू पावर n माइनस 2, और जो कांस्टेंट है 7n वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे मिनिमम पावर है वो है 7n माइनस 2, तो हम 7n माइनस 2 से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास रिजल्ट इक्वेशन बनेगी, रिजल्टिंग इक्वेशन वो होगी 49c इक्वल्स टू 35c माइनस 6c प्लस 49, क्योंकि जब आप 7 9 को डिवाइड करेंगे 7 9 माइनस 2 से, तो हमारे पास बचेगा 7 रेज़ टू पावर 2, तो इट वुड बिकम 49। तो यहाँ पे फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे टर्म के साथ हमारे पास 49 आ जाएगा। 7n माइनस 1 को जब आप डिवाइड करेंगे 7n माइनस 2 से, तो 7 आ जाएगा, 7 टाइम्स 5 इज 35, और 7n माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 6c बचेगा, और 7n को जब डिवाइड करेंगे 7n माइनस 2 से, तो अगेन हमारे पास 7 स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारे पास एक जस्ट सिंपल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है इन वेरिएबल c। इसको आप सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 49/20। इसका मतलब है कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने अज्यूम किया था वो हमारे पास है 49 डिवाइडेड बाय 20, और साथ में हमारे पास था 7 रेज़ टू पावर n। ये हमारे पास है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और जो हमने इसकी होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया था वो आपके पास है 3n टाइम्स अल्फा और प्लस अल्फा 2 टाइम्स 2n। तो अब हम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कंबाइन कर लेंगे एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन के साथ। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो होगा अल्फा 1 टाइम्स 3n प्लस अल्फा 2 टाइम्स 2n प्लस 49/20 टाइम्स 7 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे हमारे पास दो कांस्टेंट्स हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इनिशियल गैस होने चाहिए, जिसको हम 1 बाय 1 यूज करेंगे, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस की इनिशियल गैस नहीं गिवन, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। अगर हमारे पास इसको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है तो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इनिशियल गैस होना जरूरी है। यहाँ तक कोई स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आई तो आप मुझे बताएं। जी, एनी क्वेश्चन? पर्टिकुलर वाली बेसिकली हम ना इसमें यूज करते हैं कि जब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में भी हम इनिशियल सॉल्यूशन की टाइप ही डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे बेसिकली ज्यादा एडवांस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए, दो ही टाइप हमने डिस्कस किए हैं। जैसे हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिकरेंस रिलेशन है ए एन इक्वल्स टू लेट से 2 टाइम्स ए एन माइनस 1 प्लस 3 ए एन माइनस 2। अब मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन जो है, फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन को मैं कह देता हूँ एफ ऑफ एन है। तो हमने सिर्फ दो टाइप्स डिस्कस की हैं। एक फंक्शन एफ ऑफ एन हो सकता है कोई पोलिनोमियल हो, जैसे एन स्क्वायर प्लस 3, और हो सकता है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो हमारे पास किसी कांस्टेंट की पावर हो, लेट से लैम्डा रेज़ टू पावर n। हमने सिर्फ यही दो जो टाइप्स हैं वो डिस्कस की हैं। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया था कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, अगर ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो हम सपोज करेंगे डिग्री 2 का ही एक
पोलिनोमियल। जैसे हमारे पास आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एन प्लस अल्फा 3 एन स्क्वेयर, क्योंकि जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन था वो था डिग्री 2 का एन स्क्वेयर प्लस 3। तो अगर इस इक्वेशन का कुछ सोल्यूशन हो सकता है तो वो हमारे पास डिग्री 2 का ही पोलिनोमियल होगा, जिसमें हमने ये कांस्टेंट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। और दूसरा केस हमने ये किया कि अगर हमारे पास सम कांस्टेंट की पावर n है तो उस केस में जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हमारे पास होगा सम कांस्टेंट लेट्स से k मल्टीप्लाइड बाय वही फंक्शन जो कि क्वेश्चन में अपीयर हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने दो टाइप्स के क्वेश्चंस देख लिए कांस्टेंट फंक्शन वाले, तो कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम दो पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे कि आप इस कांस्टेंट फंक्शन को इग्नोर कर दें, fn को आप इग्नोर कर दें। जब आप fn को इग्नोर कर देंगे तो जो रिमेनिंग रिकरेंस रिलेशन होगा वो तो हमारे पास होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन आ गया। और हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर में यही देखा था कि होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर तो रिपीटेड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो हमारे पास आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर पावर्स। और रिपीटेड के केस में हमने दो एग्जांपल्स देख ली थी। तो हम एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो हमने अज्यूम कर लिया वो इस तरह का है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन की जगह ये पी एन सब्स्टिट्यूट कर देंगे डिग्री 2। जहां पे n-1 होगा वहां पे हम n की जगह n-1 रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जब आप इसमें ए एन की जगह Pn और an-1 की जगह Pn-1 और an-2 की जगह Pn-2 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ n। तो आप वहां से उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये Pn जो है ये एग्जैक्टली एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में आया था। तो ये Pn आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा और आपने होमोजीनियस का सॉल्यूशन ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था An। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो इन दोनों सॉल्यूशंस का सम होगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, आप उसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन और होमोजीनियस एसोसिएटेड इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख लेंगे। अगर तो इनिशियल गैस गिवन होंगे तो आप इनिशियल गैस यूज करके कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको वहां पर ही स्टॉप कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे तीन चीजें डिस्कस की हैं। एक हमने डिस्कस किया है कि लीनियर होमोजीनियस रिकंसिलिएशन में रिपीटेड रूट्स का सॉल्यूशन कैसे होता है और डिस्टिंक्ट रूट्स का सॉल्यूशन कैसे होता है। फिर हमने जनरलाइज किया कि दो से ज्यादा डिग्री की भी अगर इक्वेशंस हैं तो उस केस में डिस्टिंक्ट रूट्स का सॉल्यूशन की फॉर्म क्या होगी, रिपीटेड रूट्स की सॉल्यूशन की फॉर्म क्या होगी। तीसरी चीज हमने डिस्कस की है अगर नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकंसिलिएशन आ जाता है उस केस में हम पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन की टाइप दो डिस्कस की, एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक कांस्टेंट की फॉर्म में। तो हम उसमें से कांस्टेंट फंक्शन को इग्नोर करके एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो अगर पॉलिनोमियल का है तो उसी पॉलिनोमियल का सपोज करेंगे, उसी डिग्री के पॉलिनोमियल को सपोज करेंगे। अगर कांस्टेंट की पावर n है तो हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके वही फंक्शन एज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन यूज कर लेंगे। और एट द एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जो होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया था दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो ये हमने बात जो है वो यहाँ पे डिस्कस की है। जो रिमेनिंग है वो हम नहीं एडवांस टॉपिक इसमें डिस्कस नहीं करते, जस्ट हम इसके सिंपल से एग्जांपल्स आप एज ए प्रैक्टिस भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 23 देखें, यहाँ पे हमारे पास एक होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकंसिलिएशन गिवन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास हमने एग्जांपल्स की थी। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस रिकंसिलिएशन, साथ में इनिशियल गैस गिवन है। ये डिग्री 3 की हमारे पास इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारे पास an-2 प्लस an-3 है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास जो टर्म्स हैं वो दो ही यूज की गई हैं, an-2 और an-3, लेकिन ये हमारे पास जो डिग्री है वो 3 होगी, क्योंकि आपके पास an को फाइंड करने के लिए आपको an-2 भी फाइंड करना है और an-3 भी, और an-1 इसमें कोफिशिएंट जो है n-1 का वो 0 है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी इक्वेशन की वो 2 नहीं 3 होगी। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें an-2 है और an-4 है, तो ये हमारे पास डिग्री 4 की
होमोजीनियस लीनियर होमोजीनियस सीक्वेंस है। तो जो आप सॉल्यूशन सपोज करेंगे वो हमारे पास सपोज करेंगे r पावर 4, प्रीवियस केस में r की पावर 3 और इस केस में r रेज पावर 4। तो ये आपने इसके सॉल्यूशंस देखने। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 27, इसमें हमारे पास हमने सिर्फ बताना ही है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जनरल फॉर्मुलेशन क्या होगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास n क्यूब है, तो हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल से, और हमारे पास जो g पार्ट है वो हमारे पास है कांस्टेंट, तो 2 है, इसका मतलब ये हो जाएगा c टाइम्स 2। इसकी जनरल फॉर्मुलेशन हमारे पास होगी c टाइम्स 2। बाकी हमने जो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट के मल्टीपल्स वाले डिस्कस नहीं की टॉप्स, तो आप उसको कंसिडर नहीं करें। तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस हैं लीनियर होमोजीनियस सीक्वेंस रिलेशन से रिलेटेड। आप इस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो स्टेप्स हैं और जो मेथडोलॉजी है वो क्लियर हो जाए।